आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल के माध्यम से कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 जारी हो गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और ये 24 नवंबर को आया था। मेरे को कुछ समय लग गया वीडियो बनाने में, ताकि मैं आपको विस्तार पूर्वक से सभी चीज़ बताऊँ, किसी प्रकार का कहीं कन्फ्यूजन ना रहे, डाउट ना रहे। और जो विवाद की स्थिति बन रही है, सुनने को आ रहा है कि 20% कटौती होना है वेतन में अवकाश लेने पर। तो यह जो कटौती क्यों होगी और कौन से अवकाश पर होगी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। और इसमें जो अवकाश नियम 2025 बना है, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इसमें क्या नया जोड़ा गया है और विवाद की स्थिति क्या क्या बन रही, किन किन पॉइंट पर बन रही है और किन किन को फ़ायदा होगा, किन किन को नुकसान होगा और यह कब से लागू होगा, सारा कुछ डिटेल्स में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मैं यहाँ पर जो जो 1977 में जो अवकाश नियम था और अभी का 2025 लगभग 48 साल के बाद चेंज हुआ है, तो इन दोनों अवकाश नियम में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या समानता है, उसके बारे में सारा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश का राजपत्र ये जारी हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के राजपत्र जो 24 नवंबर को जारी हुआ है, तो वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। जो भी अवकाश के नियम से संबंधित है वह वित्त विभाग, जो वित्त मंत्रालय वल्लभ भवन है, उसके माध्यम से जारी किया गया है। ये सारा कुछ इन्होंने लगभग 56 पेज में इन्होंने बताया है। तो काफ़ी इनकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं इसका सार पूरा संक्षिप्त रूप से निकाला हूँ और उसके माध्यम से आपको इजी वे में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं और आपको संक्षिप्त रूप से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। तो यह जो नियम है अवकाश का नियम 1 जनवरी 2024 लागू होने वाला, मतलब नए साल से लागू होगा और यह सरकारी कर्मचारी हैं और अधिकारी उन पर लागू होगा और ये उस समय तक लागू होगा जब वे सेवा में रहेंगे। सेवा के बाद किसी प्रकार का ये अवकाश का नियम लागू नहीं होगा। तो बात करते हैं हम चाइल्ड केयर, संतान पालन अवकाश के बारे में, जिसको CCL कहते हैं, चाइल्ड केयर लीव। तो इन्होंने बताया है कि 365 दिन जो रहेंगे, साल भर का जो रहेगा, उसमें आपको 100% का वेतन मिलेगा। फिर उसके बाद यदि और अवकाश आप कंटिन्यू करना चाहते हैं 365 दिन के लिए, तो उसमें जो वेतन की कटौती होगी वो 20% होगी, मतलब 80% वेतन मिलेगा। 20% की यहाँ पर कटौती किया जाएगा आपके वेतन में। इससे पहले शायद 1977 वाले में नियम में नहीं था। मैं आपको भी विस्तृत बताने वाला हूँ कि उसमें क्या था क्या नहीं था आगे। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो जन्म देने वाली माँ है उनको बस ये अवकाश नहीं मिलेगा। जो सैरोगेट मदर होती हैं, जैसे कि कोई माँ खुद नहीं जन्म बच्चे को देना चाहती है तो वह दूसरे के माध्यम से, माँ के माध्यम से करती है, तो उनको भी इस अवकाश में शामिल किया जाएगा। तो ये जो लाभ जो ऊपर की बात बताया कि 100% वेतन मिलने की बात और वो 80%, तो वो उन पर भी लागू होगा। और इसी प्रकार यहाँ देखेंगे एकल पुरुष हैं जो दत्तक रूप से हैं, उनको भी इस चीज़ का अवकाश का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं पैटर्निटी लीव की। अभी मैंने बात किया था चाइल्ड केयर लीव की बात किया था। तो यहाँ पर जैसे यदि गोद लिए हुए यदि बच्चे को यदि कर्मचारी ग्रहण कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पर 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा, पैटर्निटी लीव जिसको कहते हैं। अब बात करते हैं अर्जित अवकाश की, जिसको EL कहते हैं, अर्न लीव कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन्होंने बताया कि 30 दिन का मिलेगा अर्जित अवकाश, जिसको 2 किस्तों में दिया जाएगा। 15 दिन का जो दिया जाएगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। 1 जनवरी से मतलब आपका जून तक चलेगा। फिर अगले जो 15 दिन का और मिलेगा 1 जुलाई तक मिलेगा। इस प्रकार से 15-15 दिन की उसमें उन्होंने बांटा है। और आपका जो अवकाश संचय है वो 300 दिन का अधिकतम हो सकता है। और
इसके बाद बात करते हैं कि जो पूर्व अर्जित अवकाश था ईएल, सीमित अवधि और भिन्न प्रावधान थे। इससे पहले जो 1977 में जो प्रावधान थे उनका अलग था और ये कम समय के लिए दिया जाता था, इस बारे में बताई गई है। अब बात करते हैं जो अर्धवेतन अवकाश या लघुगत अवकाश या असाधारण अवकाश है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाफ पे लीव, जिसको आधा वेतन मिलने की बात है जो, तो वो यहाँ पर देखेंगे कि हर साल 20 दिन का मिलेगा, जिसमें 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, जून तक चलेगा तो 10 दिन का, फिर 1 जुलाई से स्टार्ट होगा तो 10 दिन का, ऐसे 10-10 दिन में बांटा गया है। इस अर्धवेतन अवकाश और लघुगत अवकाश में इनको बदल सकते 10-10 दिन किसमें, और इसमें पूरा वेतन इस बीच में मिलेगा। परंतु यदि आप इसके बावजूद भी अन्य कोई अवकाश लेते हैं तो उसमें क्या है, आपको आपके अवकाश शेष नहीं रहता है तो आपको असाधारण अवकाश मिलेगा, जिसके कारण आपको बिना वेतन के आपको ये अवकाश लेना पड़ेगा। मतलब आपको उस बीच में फिर सैलरी नहीं मिलेगी। यदि आपके जो अवकाश खत्म हो जाते हैं ईएल वाले, सीएल वाले, तो उसके बाद आपको असाधारण अवकाश प्राप्त होगा। उसमें बिना वेतन के आपको अवकाश की छुट्टी मिल सकती है, मतलब उस बीच में आपको वेतन नहीं मिलेगा अवकाश लेते हैं। अब यहाँ पर एक और बात की गई है कि अध्ययन के रूप में भी अवकाश मिलेगा, जिसको विशेष अवकाश नाम दिया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति या कोई कर्मचारी अधिकारी अपना उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण करता है तो आपको 24 महीने या 2 वर्ष तक का तो उसमें विशेष अवकाश मिल सकता है। इसमें पढ़ाई या प्रशिक्षण के रूप में आपका जो भी खर्च होगा, शुल्क, यात्रा, वो आपको खुद ही वहन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार से आपको प्रदान नहीं करेगी। इसमें और एक ये बात भी बताई गई है कि यदि आप अध्ययन कंप्लीट करने के बाद वापसी आते हैं तो आपको नौकरी पर लौटने के लिए बॉन्ड की बात की गई है। अब यहाँ बॉन्ड कितना क्या है तो वो चीज़ें अभी क्लियर मेंशन नहीं किया, कितना बॉन्ड देना पड़ेगा, कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, राशि। अवकाश स्वीकृति का यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर जिस पर विवाद की स्थिति बन रही है कि अवकाश स्वीकृति करने का जो अधिकार है वो चीज़ में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो इस चीज़ का जो संघ है वो विरोध उठा कर रहे हैं। तो ये जो अर्जित अवकाश ईएल है ये स्वतंत्र अधिकार नहीं माना गया है, मतलब आप स्वेच्छा से नहीं ले सकते। आपको यदि लेना है तो अंतिम स्वीकृति आपको प्राधिकारी से मिलेगा। जैसे कि आप यदि मान के चलिए आप टीचर हैं या स्कूल संस्था के अंतर्गत कार्यरत हैं तो आपके जो बॉस होंगे या प्रिंसिपल होंगे या हेड मास्टर होंगे उनसे ही आपको स्वीकृति लेना पड़ेगा। बिना उनकी स्वीकृति के आपको ये ईएल नहीं मिलेगा। फिर इसी प्रकार बात की गई है मेडिकल लीव है, तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट बस दिखाना नहीं है, आपको सर्टिफिकेट तो बनवाना है। उसके साथ साथ तो सबसे पहले आपका स्वीकृत अधिकारी है, जो प्राधिकारी जो होते हैं उनसे पहले आपको उनसे लेना पड़ेगा स्वीकृत। फिर उसके बाद आपका सर्टिफिकेट बनेगा तभी आपको मेडिकल अवकाश मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आई है कि स्वीकृति जो प्रदान करने का वो अधिकार जो संकुल लेवल पर है या फिर बीओ लेवल पे है, डीओ लेवल यदि शिक्षा डिपार्टमेंट की बात करें तो जो ऊपर के सर्वाधिकारी रहते हैं उनको ये पावर दे दिया गया है कि आप आदेश छुट्टी के लिए दे सकते हैं। इसमें और ये भी बताया गया है कि आप यदि पूरे सेवा काल में 180 दिन तथा अर्ध वेतन अवकाश यदि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के भी ले सकते हैं। मतलब पूरे आप जब तक जॉब करेंगे तो 180 दिन का आपको अर्ध वेतन मतलब आधे वेतन के आधार पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवा सकते हैं। मतलब आपका आधा वेतन मिलेगा और उस हिसाब से आपको मेडिकल की छुट्टी यदि चाहिए है मेडिकल लीव का तो उस हिसाब से आपको मिल सकता है, वो भी टोटल सिर्फ 180 दिन, इससे ज़्यादा दिन का नहीं। अब बात करते हैं नकदीकरण का। यदि आपके अवकाश यदि बचते हैं आपके पूरे सेवा काल में तो वो आपका जमा होते जाता है और लास्ट में आपको जब सेवानिवृत्ति होती है तो उसका जमा हुआ सेवा काल का आपने काम किया है छुट्टी ना लेते हुए तो उसको आपको संचय के रूप में राशि मिलती है। तो उसी चीज़ की बात की गई है यहाँ पर, जितने भी आपके अवकाश आपने यदि बचा के रखें तो। फिर यहाँ पर एक चीज़ और बात कही गई है कि दिव्यांग या गंभीर रूप से अस्वस्थ कर्मचारी हैं तो यदि वो अवकाश किसी प्रकार का लेना चाहते हैं तो यदि वो खुद नहीं ले पाते किसी कारण से, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है, तो वे स्वयं यदि आवेदन नहीं कर पाते तो उनके जो परिवार के सगे संबंधी है वे आवेदन कर सकते हैं और अवकाश फिर उनके माध्यम से आप ले सकते हैं। अब जो बात करते हैं कि कर्मचारी अधिकारी लाभ या चिंता किनको है, किन के लिए फ़ायदा है, किन के लिए दिक्कत है, तो यहाँ पर फ़ायदा की बात जो बताई गई है तो इसमें जो महिला हैं उनको फ़ायदा होगा, सिंगल पिता हैं, पेरेंट्स हैं, सैरोगेट माँ हैं, गोद लेने वाले जो हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं और जो स्टडी लीव चाहते हैं उनके लिए तो फ़ायदा है। इसमें इन्होंने बताया कि ये जो नियम उनके लिए काफ़ी लचीले बनाए हैं, आराम से ले सकते हैं।
इसमें अर्जित अवकाश की जो लेने की सुविधा है वो भी बढ़ गई है। अवकाश संचय है जो है उसकी भी सुविधा बढ़ चुकी है। उसमें फिर यदि आप संचय करते तो उस पर आप नकदी आपको सेवानिवृत्ति के टाइम पे आप निकाल सकते हैं, उसका अलग से पैसा, और आवश्यकता समय के अनुसार। अब बात करते हैं जो कि पहले आपको बता चुका हूं कि इसमें नुकसान या एक अलग से जो विवाद स्थिति है वो स्वतंत्र अधिकार की बात है। वहाँ पर दिक्कत हो रही है कि मतलब इसके लिए आप किसी अधिकारी पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, आप स्वयं से ऐसे नहीं ले सकते अवकाश। और दूसरी चीज़, आपको सर्टिफिकेट बस नहीं बनाना, इसके लिए भी आपको अधिकारी से बिना परमिशन के नहीं मिल सकता, आपका मेडिकल लीव भी लेते हैं तो। और जो आपकी पढ़ाई लिखाई या किसी प्रकार की और जो प्रशिक्षण है तो उसका वहन यदि आप खुद का स्वयं के लिए करते हैं तो आपको स्वयं को उसको वहन करना पड़ेगा। तो ये जो था लगभग सार अवकाश के नियम का जो 2025 का था, उसका मैं सारा आपको सार बता चुका हूँ। इसके बावजूद मैं अब आपको जो 1977 का अवकाश नियम था और 2025 का जो अवकाश नियम जो आया है, तो उसके बारे में आपको मैं डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि क्या समानता है, क्या अंतर है, तो उसमें से आपको कंपैरिजन करने में सहायता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो में और आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का जो सिविल से अवकाश नियम है, इससे पहले 1977 में आया था और अभी जो लेटेस्ट अपडेट हो गया है वो 2025 का है। तो जो लागू तिथि थी 1977 वाला, तो वो 1977 से स्टार्ट हुआ होगा, वहाँ 1 जनवरी से हो सकता है। और अभी का आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। कर्मचारी पर लागू की बात की है तो यहाँ पर इन्होंने वो भी उस टाइम के नियमित कर्मचारियों पर लागू है, और यहाँ पर भी लगभग नियमित कर्मचारियों को लागू है और 1/1/2026 से है, और जो सेवा में रहेंगे उन्हीं के लिए है। फिर अर्जित अवकाश की बात करें तो यहाँ भी 30 दिन की दिया जाता था, और क्रेडिट विस्तृत प्रक्रिया से यहाँ पर क्रेडिट बीच बीच में जमा करने का था। और यहाँ पर अब क्या कर दिया गया कि 30 दिन मिलेगा, 15-15 दिन के इंटरवल पर मिलेगा। जो ईएल संचय की बात है तो उसके लिए अलग अलग विभागों में अलग अलग होता था, परंतु अब सबके लिए कॉमन एक सा कर दिया कि 300 दिन तक का आप संचय एक साथ कर सकते हैं। सीसीएल जो चाइल्ड केयर लीव है वो महिला के सिर्फ कर्मचारियों को मिलता था, परंतु इस बार महिलाओं को भी मिलेगा, जो सैरोगेट मदर उनको भी मिलेगा, जो कमीशन के तौर पे जैसे दूसरे के माध्यम से जो जन्म दिलवाते हैं बच्चे उनको भी मिलेगा, सिंगल फादर के लिए मिलेगा। जो सीसीएल का वेतन है तो ये यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले साल में भी 100% मिलता था, यदि और किसी को और सीसीएल बढ़वाना है तो दूसरे साल भी 100% मिलता था, परंतु अब केस में थोड़ा चेंज हो गया है कि पहले साल आपको तो 100% मिलेगा, परंतु जब दूसरे साल आप यदि और सीसीएल बढ़वाना चाहेंगे तो 80% मिलेगा, 20% सरकार यहाँ पर काटेगी। पितृत्व अवकाश की बात करें तो कुछ विभागों में लागू था, दत्तक संतान हेतु स्पष्ट नियम कोई नहीं था, परंतु इस बार की जो नियम आई है उसमें दत्तक संतान ग्रहण करने पर भी 15 दिन का अलग से पितृत्व अवकाश मिलेगा। जो हाफ पे लीव की बात है तो 20 दिन का मिलता था, और इसका कोई स्पष्ट नहीं था कि कब कब कैसे लेना, परंतु इस बार स्पष्ट मेंशन किया कि 10 दिन आप 1 जनवरी से ले सकते हैं जून तक, फिर उसके बाद अगले जुलाई तक, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 दिन का। कम्युनिटी लीव उपलब्ध था, इस बार क्या है, लेकिन इसके लिए एचपीएल 2 दिन की कटौती की गई है, मिलेगा मतलब 2 दिन कटौती इसमें होगी। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव है, उपलब्ध था विभाग के अलग अलग विभाग के नियम के अनुसार, परंतु अब यहाँ पर सभी विभागों के लिए एक सा नियम हो गया। अवकाश की स्वीकृति, जो यहाँ पर भी विवाद की स्थिति जो बन रही है कि कई मामलों में अवकाश कर्मचारी का अधिकार माना जाता था, मतलब कर्मचारी अपनी स्वेच्छा से ले सकता था, परंतु अब कर्मचारी का जो अवकाश है वह स्वतंत्र न मान के अंतिम निर्णय स्वीकृत प्राधिकारी को दिए गए, मतलब जो आपके सुपर जो आगे के बॉस होंगे या फिर आपके उससे ऊपर सीनियर जो सर होंगे उनको अधिकार दिया गया। और मेडिकल अवकाश के लिए सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता था, उसी पर से मेडिकल पर अवकाश मिल जाता था, परंतु अब जो नियम आया उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको अधिकारी की स्वीकृति होना कंपलसरी। और अध्ययन अवकाश के लिए ये था, ये भी यहाँ पर था, और जो अधिकतम 24 माह का था। खर्च स्वयं पर ये भी तो सेम ही है, इसमें कोई वो नहीं चेंजेस। नकदीकरण है वो ईएल का कैश मिलता था, परंतु इस बार क्या है, ईएल और एचपीएल दोनों का नकदीकरण बढ़ाया गया, मतलब पहले सिर्फ ईएल का बस आपको कैश मिलता था यदि आपके रिजर्व हैं, परंतु इस बार ईएल और एचपीएल दोनों का नकदीकरण बढ़ाया गया, मतलब इसमें भी आपको कैश मिलेगा। दिव्यांग गंभीर स्थिति, इसमें क्या है, परिवार द्वारा आवेदन की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी यहाँ पर, परंतु गंभीर या दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी परिवार का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। समावेशन के लिए इसमें सीमित रखा था, परंतु इस बार सिंगल फादर, सैरोगेट मदर, एडॉप्टिव पेरेंट्स सभी को शामिल किया गया। अब मोटा जो इसका अवकाश नियम उसका मैं सार आपको बता देता हूँ। तो इसमें
आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है, सभी को शामिल को लेकर करने की बात की गई है और हर नियम को स्पष्ट करने की बात की गई है। इसमें मातृत्व पितृत्व सिंगल पेरेंट को बेहतर सपोर्ट करने की बात की गई है। जो अर्जित अवकाश है और हाफ पे है अवकाश का स्पष्ट कैलेंडर की बात की गई है, कब कब कैसे लेना है। अवकाश की स्वीकृति कठोर है, ये जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इसमें अधिकारी से आपको स्वीकृति करानी पड़ेगी। और जो अवकाश के नियम है विस्तृत है और इसमें नकदीकरण आपके जो भी अवकाश बचते हैं तो आप उसका सेवानिवृत्ति के टाइम में आप उसका पैसे या जो भी राशि है वो ले सकते हैं। तो मैं आपको कोशिश किया हूँ अपनी स्तर से काफ़ी कुछ स्पष्ट करने का कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश का नियम जो आया है, इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। तो यही जानकारी आपके बीच में लाना था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छी लगी जानकारी तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, अपने साथी कर्मचारियों को शेयर करिए। और जो मैं आपको विवाद की स्थिति और वेतन कटौती की बात की हूँ तो आप अपने स्तर पर इसकी बात रखिए अपने साथी कलीग और स्टाफ के साथ। तो इसी प्रकार का वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो हमसे जुड़े रहिए और अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।